हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम मिसलिनियस क्वेश्चंस देखेंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फैक्ट होंगे और एमसीक्यू जो है उसके उसी बेस होंगे। ये पार्ट 1 है और भी पार्ट इसके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इसमें लिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये सीरीज थोड़ी लंबी चलने वाली है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, स्टेट और पीईटी इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो पूरी वॉच करना, उसके बाद डिसाइड करना। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी महाभियोग होता है, राष्ट्रपति को हटाने की कोई प्रक्रिया होती है संविधान के अनुरूप, उसे महाभियोग कहते हैं। और उससे राष्ट्रपति जो है अपने पद को छोड़ सकता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो अपने आपके पास है, अनुच्छेद 61 के तहत उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसकी कुछ डिटेल्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, पहले हम जान लेते हैं महाभियोग क्या होता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन होते हैं। कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों में इस महाभियोग का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है और कुल सदस्य का कम से कम जितने भी सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका 2/3 जो मेंबर हैं वो सिग्नेचर करेंगे। उनकी सहमति पर ही महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। एक बात इसमें नोटिस करने वाली ये है, ये जब प्रक्रिया करी जाएगी उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग का जो है प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है दोनों सदनों में। ठीक है, ये डिटेल्स थी इसकी। कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में। महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण जब होगा तब ये प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। यदि महाभियोग के प्रस्ताव को संविधान सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, ये सब मैंने बता दिया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। और भारत में अब तक ऐसा कोई भी मौका नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो। तो ये आपको जरूर याद करना है, नोट वाला इंपॉर्टेंस है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन अपने पास। अगर हम अनुच्छेद 55 की बात करें, अनुच्छेद 55 भारत के जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं। तो ये अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने की जो योग्यताएं होती हैं वो अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र इतनी 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, इस टाइप की जितनी भी उसकी योग्यताएं हैं कभी कवर करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। जब बात करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो योग्यताएं हैं, और पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इस टाइप की जितनी भी हैं वो उसकी योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 के तहत। वो सारी उसकी उसमें योग्यताएं की बात की गई है, किसमें? अनुच्छेद 58 में। और अगर हम अनुच्छेद 62 की बात करें, ऑप्शन ए जो है हमारे पास, अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति के जो पदावधि है, मतलब उसकी जो पद है कितने दिन के लिए है, मतलब 5 वर्षों के लिए होता है ना राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर पदावधि के बारे में बात की गई है। और उसे मतलब कैसे 65 वर्ष का तो नहीं है, उसके रिक्त स्थान को भरने से पहले, हाँ, उसका जो रिक्त स्थान होता है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे अभी जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हैं, उनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन उनका पद खाली होने से पहले ही हमने किसको चुन लिया? द्रौपदी मुर्मू जी को, राइट। तो ये अनुच्छेद 62 इस बात को बताता है कि कोई राष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति या राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं कितनी हैं, या अथवा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने हैं। 22 भाषाएं हैं अनुच्छेद 8 के तहत। 22 भाषाओं को संविधान में मान्यताएं अभी तक दी जा चुकी हैं। अभी हम अनुसूची, अनुच्छेद बोल दिया होगा मैंने। अनुसूची की बात करेंगे। अनुसूची जो है
इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये अनुसूचियों का, तो इस पर भी एक वीडियो आएगी आपके लिए। और कुछ डिटेल्स और देखेंगे हम। देखिए, एक डिटेल ये है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा, टोटल सूची अनुसूची 12 हैं, ठीक है, उसमें से 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, भाषाओं से संबंधित है वो। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। ये याद रखना है किसको, सिंधी भाषा को। और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा इसके साथ जोड़ी गई थी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इन सबको जोड़ा गया था। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन जब अधिनियम आया था, वो बोडो भाषा को, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया था। और बात करें किसकी, वो 92वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और मैं अभी 22 की 22 भाषाएं भी आपको दिखा देता हूँ। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। इसको ईजिली हम याद कर सकते हैं, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, ऐसे आराम से इजीली ये याद हो जाते हैं। तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संताली, बोडो, डोगरी और मैथिली। ये 22 की 22 भाषाएं हैं। मैंने यहाँ पे आपको वर्णित इसलिए कर दी है जिससे कि आप इजीली उसको देख लें। पीपीटी का जो ये है, ये पीडीएफ भी आपको ज़रूर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप आराम से, और पहली कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसमें जुड़ना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ खत्म हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, और ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं इस बार। पिछली बार भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थे और चर्चाओं में रहे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने इसको शामिल किया है, ठीक है। तो इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे ये, और इनके ऊपर भी मैं कुछ डिटेल भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये डिटेल ऑप्शन ए जो है ये कुश्ती से संबंधित हैं, पहले आपको ये याद रखना है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। और बजरंग, हाँ ठीक है, भारत के स्टार पहलवान हैं ये बजरंग पुनिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने इस बार जीता है। और इन्होंने कुश्ती के 65 किलो भार वर्ग में फाइनल में कनाडा के जो हैं लचलॉन को 9-2 से हराया था। और इसमें सरप्राइज़ वाली या शॉकिंग वाली तो बात नहीं कह सकता, प्राउड वाली बात ये है, कुश्ती का मुकाबला 6 मिनट का होता है, लेकिन बजरंग ने इससे पहले 3 मुकाबले सिर्फ 2 मिनट के अंतराल पर ही जीत लिए थे। मतलब कि उन्होंने 3 मुकाबले सिर्फ 2-2 मिनट में ही फिनिश कर दिए थे। यानी कि अगर 6 मिनट में पूरा गेम ख़त्म होता है, तब तक तो उन्होंने 3 बार उसको हरा दिया था। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये बजरंग पुनिया जी की है। और कुछ डिटेल और देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया भी था कि पिछली बार भी इन्होंने 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2014 जो ग्लासगो वाला हुआ था राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। इस बार इन्होंने भी गोल्ड जीता है, और पिछली बार भी बर्मिंघम में इन्होंने इस बार बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता, और 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं आगे, आई होप डिटेल पसंद आई होगी। अपना चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले बार अध्यक्ष बने थे, तो वो WC बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था, पूरा नाम मैंने शॉर्ट में लिखा है WC बनर्जी। पहले व्यक्ति थे जब अध्यक्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद ये अध्यक्ष बने थे, और पहले भारतीय भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कौन थे, A.O. ह्यूम थे। अच्छा, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये उनका पूरा नाम है, जिन्होंने कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था, ठीक है। पढ़ते हैं, कुछ डिटेल और भी होंगी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। और इनके बाद 4 महिलाएं और भी थीं, जो मतलब टोटल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अभी तक भी, एट प्रेजेंट तक भी, उसमें 4 महिलाएं हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहली थी एनी बेसेंट, इनके बाद 4 कौन कौन सी हैं, एक सरोजनी नायडू हैं, और एक नेली सेनगुप्त है। नेली सेनगुप्त 2, तीसरा है इंदिरा गांधी, और चौथी है सोनिया गांधी। इनके मतलब टोटल 5 महिलाएं हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथे सत्र में ये बने थे और 1888 में ये बने थे अध्यक्ष कांग्रेस के। ठीक है। और महात्मा गांधी की बात करूं तो महात्मा गांधी कब बने थे? तो महात्मा गांधी जी ने पहले एक ही बार अध्यक्षता की है कांग्रेस के पद, इस अध्यक्ष पद की एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की है और 1924 में वो बेलगांव में अध्यक्ष बने थे, केवल एक ही बार। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो 44वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। कब? 1978 में। ठीक है। इसमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया, एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में नए अधिनियम 300A में इसे रख दिया गया फिर से। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन क्या था? अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे हम कहते हैं। और कुछ डिटेल और देख लेते हैं। 41वां संविधान संशोधन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था ये। इस अधिनियम ने ही राज्य में लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निवृत्त की जो आयु होती है 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी थी। किसमें? राज्य लोक सेवा आयोग में इन्होंने 60 वर्ष से 62 वर्ष उनकी कर दी थी। 41वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन की हम बात करें 1976 में ही। इसमें प्रस्तावना समाजवादी और इसकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे ये शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया। और भाग 4A जो है इसका में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। आई होप समझे होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसमें इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति होता है एट प्रेजेंट वो करता है उस समय। ठीक है। और भारतीय चुनाव आयुक्त की का जो चुनाव प्रक्रिया है उसका चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी वही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। और पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। ठीक है। राजीव कुमार। और अगर हम दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव जी जो हैं वो इसके अन्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। और पहले वाली मैंने तुम्हें बताई थी। पहली महिला की बात करूं तो पहली महिला थी BS रमा देवी। BS रमा देवी। अच्छा, कुछ चीज़ और बता देता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, पहले हम उसी पे चलते हैं क्वेश्चन पे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का हो जाए, 6 वर्ष का होता है, ये तुम्हें याद रखना है। या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। ठीक है। जो पहले हो जाएगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। चुनाव आयुक्त का जो वो है वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बराबर होता है। लगभग 2.5 लाख रुपये सैलरी उसकी होती है। ठीक है। बिल्कुल। और इसको भी राष्ट्रपति के कहने पे या राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? या स्वराज पार्टी का गठन करने वाले चित्तरंजन दास थे, उनके साथ अन्य नेता कौन थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था? क्वेश्चन इस तरह है। क्वेश्चन कह रहा है चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस के दूसरे नेता कौन थे जिनके साथ स्वराज पार्टी का गठन हुआ? सो मोतीलाल नेहरू जी थे उस समय जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और ये पार्टी कांग्रेस के विरोध में बनाई गई थी। कांग्रेस की जो नीतियाँ थे उससे ये खुश नहीं थे, तब ये पार्टी बनाई गई थी। जो स्वराज पार्टी है, देखो भारत की स्वराज पार्टी भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय एक बना राजनीतिक दल था। 1 जनवरी यानी नव वर्ष वाले दिन, नए साल के दिन ऐसा समझ सकते हैं हम, 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था, इस पार्टी को बनाया था। इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किए थे। ठीक है। 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी ने जो बहुत अच्छा, मतलब उन्हें वोटिंग मिली थी, बहुमत भी अच्छा मिला था। किस स्टेट में? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बम्बई में इन्हें प्रधानता या प्राधीनता मिली थी।
और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 101 में से 42 सीटें या 42 स्थान इनको मिले थे। लेकिन 1925 में ना चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है। संस्थापक तो यही थे मोतीलाल नेहरू जी के साथ। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी को जो धक्का लगता है ये, इस कारण 1926 का जो चुनाव हुआ था फिर से, उसमें इन्हें आशा के अनुरूप जो है, जिनकी जितनी उम्मीद थी उतनी वोटिंग नहीं मिली और 1926 में इस पार्टी का अंत हो गया। यानी स्वराज पार्टी जो थी 1923 में बनती है, 1923 में बनती है और चित्तरंजन दास जी एक्सपायर होते हैं 1925 में, और ये पार्टी 1926 के लास्ट तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? देखिए ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये इस प्लेट में इस बार जो कोरोना जो हुआ था उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ वगैरह भी चेक किए गए थे इसी प्लेट में। इस प्लेट में कैंसर के कुछ लक्षण जो होते हैं वो, सॉरी, एड्स वाले, उसकी भी जांच होती है। एलिसा टेस्ट की प्लेट है ये। और इसकी एलिसा टेस्ट की पहले हम एलिसा की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे, या शॉर्ट में हम इसे एलिसा कहते हैं। और एलिसा एड्स के लिए है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एलिसा का जो परीक्षण है, एलिसा या के फुल फॉर्म में ये अभी तो मैं बता ही चुका हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एजे, जिसमें जैविक नमूने मतलब सिम्टम लिए जाते हैं, या तुम वो समझ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो लिए जाते हैं या नमूने। और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जाते हैं, हाँ सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल लिए जाते हैं। प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन्स, इनकी परख होती है। इनकी जो रासायनिक केमिकल लेवल है इसको ये नापते हैं, किसमें, एंटीबॉडीज आधारित तकनीक पे ये आधारित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा कुछ चीज़ें और बता देता हूँ ऑप्शन की, चलो ऑप्शन की बात करते हैं हम। अगर कैंसर की जो जांच कैसे होता है, कैंसर का तो खैर इजीली अब पता चल जाता है। आप चाहें तो एमआरआई करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड से भी कैंसर का पता चल जाता है, लैब टेस्ट से भी कैंसर का पता चल जाता है, या फिर आप सीटी स्कैन करा सकते हैं। इन चीज़ों से और भी अन्य डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप न्यूज़ में होंगे करंट में तो आपने सुना होगा, एक ग्रेल नाम की कंपनी है, उसने ब्लड टेस्ट करके भी 50 से ज़्यादा कैंसर टेस्ट किए हैं और उनको पता लगाया है। कौन सी कंपनी थी? ग्रेल। ठीक है, तो कैंसर का तो ईजिली पता चल जाता है। और अगर हम बात करें टीवी की, तो आमतौर पर टीवी बलगम चेक करके भी पता चल जाता है। इसे स्मीयर माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और हम इनके जो टीके की खोज इसने किसने की थी? टीबी के जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें इसकी खोज की थी लियोन कैलमेट और कैमियल गुएरिन। इसलिए इसको हम ईसीजी भी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, ईसीजी के टीके लगवाते हैं बचपन में, ये उन्हीं का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और ये रहा ऑप्शन में, आपको बेंगलोर दिख रहा होगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और किसने स्थापना की थी इसरो की? विक्रम साराभाई जी ने 15 अगस्त को 1969 ईस्वी में। और भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। और भारत सरकार द्वारा 1972 में मैंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। मैंगलोर, या पहले मैंगलोर कहते थे, अब बेंगलोर कहते हैं या बेंगलुरु कहते हैं। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी इसरो के अध्यक्ष थे। 14 जून 2022 को इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। इससे पहले कौन थे? के शिवान जी थे इसके अध्यक्ष थे। लेकिन अभी वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और फिर से याद कर लेते हैं। विक्रम साराभाई जी ने 15 अगस्त को इसकी स्थापना की थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में, इसरो का। ठीक है, कभी डीआरडीओ वाला क्वेश्चन कवर करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम। डीआरडीओ का मुख्यालय वगैरह उस पर चर्चा करेंगे और उसकी कुछ डिटेल्स भी मैं सबमिट करूँगा आपके सामने, आपको दिखाऊँगा। और फिर बताता हूँ, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम विजिट करिए, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। ग्रुप डी के PDF हैं, CGL का PDF है, जो प्रीवियस ईयर 2021 में जो पेपर हुए हैं उसका पूरा सेट मैंने डाल रखा है। लगभग 1080 से ज़्यादा पेजेस हैं उसमें, आप फ्री उसको डाउनलोड वहाँ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पवन की गति किसमें नापी या मापी जाती है? तो पवन की गति एनीमोमीटर से हम पवन की गति को मापते हैं, एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर से ही पवन की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर एक उपकरण है, ऐसा उपकरण है जो हवा की गति और उसके प्रेशर को नापता है, उसके दबाव को मापता है। एनीमोमीटर मौसम वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो मौसम के पैटर्न का जो एनालिसिस करता है, अध्ययन करता है, और वे भौतिकविद जो हैं उनके काम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? एनीमोमीटर, जो हवा के चलने के तरीके का अध्ययन करते हैं। अब बैरोमीटर की बात करें तो हम बैरोमीटर वायुदाब जो है हमारा उसको मापा जाता है बैरोमीटर से। और पायरोमीटर क्या है? अच्छा, बैरोमीटर मौसम संबंधित है, ये पता बैरोमीटर से ही तो पता चलता है कि बारिश कल कैसा मौसम रहेगा या 10 दिन का मौसम कैसे पता चल जाता है, बैरोमीटर से ही। ठीक है। और पायरोमीटर जो हाई टेम्परेचर पायरोमीटर से मापा जाता है। वैसे कायदे में तो सॉरी बताया जाता है कि ये जो पायरोमीटर है ये 4 टाइप के होते हैं। और अगर आप सोचोगे जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा हर जगह पे एक लेज़र लाइट टाइप की होती थी, गन टाइप की, जिससे हमारे माथे पे उसके लाइट से हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता। तो वो पायरोमीटर नहीं था, वो थर्मामीटर था, वो भी एक टाइप का। वो सिर्फ क्योंकि मैंने बताया ना ये पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए होता है, तो इतना टेम्परेचर तो हमारे शरीर में था नहीं, तो हमारा तो बस 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो इसी को चेक करते थे। ठीक है। और बात करें सोनार की, तो सोनार पानी में छुपी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सोनार है, इसे समुद्र में कोई वस्तु जैसे डूबी हुई है तो उसका एग्जैक्ट पता चल जाता है, उसमें किरणें निकलती हैं अल्ट्रा वायलेट, उससे उस चीज़ों का पता लगाया जाता है। आगे मैं इनकी फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है अपने पास, ये वाला अपने पास है ड्यूलेक्स टाइप का बैरोमीटर है। ये बैरोमीटर है, इसके भी कई टाइप होते हैं। ये ड्यूलेक्स टाइप का बैरोमीटर है, इसी में पता चलता है जब ऊपर नीचे होता है ये। और ये है पायरोमीटर, ये टेम्परेचर बताता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को बताएगा, हाई टेम्परेचर पे ही अक्सर इसे यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी, तो ये सोनार है, देखिए ये सिप है, और सिप के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा भी है ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर, ये रिसीव करता है वस्तु से, यहाँ टकराने के बाद ये रिसीव करता है। ये वस्तु मान लो यहाँ पे पड़ी है समुद्र में, तो यहाँ से ये रिसीव करता है, ये डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये डिटेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और पता चल जाता है शिप, किसी भी शिप को के नीचे ये चीज़ है। ये हवाई जहाज सॉरी पानी के जो जहाज होते हैं उनमें ये ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और इन द एंड यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।